गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं इसकी आपकी जो चैप्टर चला हुआ था क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 5th आपका चला हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसकी ये सेकंड पार्ट में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो उसमें आपका ऑस्मोसिस मैंने लास्ट जो आपको पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में वो था। तो उसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं कि जो ऑस्मोसिस है वो एंडो ऑस्मोसिस कब कही जाती है, जब सेल ड्रिंक करती है, मतलब जब सेल के अंदर कोई भी लिक्विड कंटेंट जाता है, वाटर जाता है उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर और ऑस्मोसिस आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होती है। अब इसी के साथ ओमिशन ऑफ वाटर, यदि वो ही वाटर उस सेल से बाहर निकल रहा हो, ठीक है, यदि वही वाटर उस सेल से बाहर निकल रहा हो, आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखो, जैसे ही ओमिशन ऑफ वाटर होगा तो उसको हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? एक्स ऑस्मोसिस, या आप इसको कह सकते हो एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए वेसाइकल से बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। क्लियर? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये वेसाइकल है, तो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं। इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा है, और सेलुलर मतलब सेल का। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो सेल से बाहर आ जाता है। यदि यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर जाए तो इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर और साइटोसिस होता है सेल। नेक्स्ट आपका द सेल engulf food is called endocytosis एंड इजेक्ट सॉलिड इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, सेल जो फूड को इनटेक करती है, ठीक है, सेल जो फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है, इंगल्फ कर रही है, तो उसको कहते हैं अंदर ले जाने के लिए एंडोसाइटोसिस। कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर जा रही है तो वो एंडोसाइटोसिस। इजेक्ट सॉलिड इज कॉल्ड, यदि वो उसको उस सॉलिड को अपनी बॉडी से या अपनी सेल से बाहर निकाल रही है तो उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो होता है बाहर। ठीक है, अमीबा acquires food through endocytosis and excretion of solid is called exocytosis। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जब अमीबा फूड को गेन कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं एंडोसाइटोसिस। और जब वो वेस्ट को, जो सॉलिड वेस्ट है बॉडी से बाहर निकाल रहा है, उसको कह रहे हैं हम एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट है द सेल वॉल इज ए रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपने ऊपर देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं। इसके बाहर एक और कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि प्लांट्स का करेक्टर है, प्लांट्स की सेल में पाई जाती है। द सेल वॉल इज ए रिजिड मतलब हार्ड होती है। आउटर कवरिंग बाहर की कवरिंग है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स का एक टाइप होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब उनके स्ट्रक्चर को मजबूती देने का काम करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ताकत देने का काम करता है स्ट्रक्चर को। व्हेन ए लिविंग सेल लूजेज वाटर, जब भी कोई लिविंग सेल पानी को बाहर निकालती है, लूज करती है, देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ ए सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो क्या होता है कि इसके जो सेल के कंटेंट होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, और जो सेल है वो थोड़ा सा अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। सपोज करिए ये आपकी सेल वॉल है, और सपोज करिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब इसमें से वाटर रिलीज करेगा, ठीक है, बाहर की ओर जब वाटर जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा ये। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपके, और ये आपकी सेल वॉल है। तो वो श्रिंक कर जाते हैं जो कंटेंट होते हैं। तो व्हेन ए लिविंग सेल लूजेस वाटर, जब कोई लिविंग सेल वाटर लूज करती है, देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। इसको हम कह देते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मोलिसिस। द सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। द सेल वॉल क्या करती है? जो प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया की सेल हैं उनको इस लायक बनाती है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है कि वो हाइपोटोनिक मीडियम में भी सरवाइव कर सके। हाइपोटोनिक मीडियम में क्या होता है आपको पता है कि बाहर का जो लिक्विड है सेल के बाहर का, वो सेल के अंदर जाता है। जब वो लिक्विड अंदर जाता रहता है तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से उसका साइज बढ़ने लगता है।
लेकिन सेल वॉल उस साइज को कंट्रोल कर लेती है कि वो इतना ना बढ़े कि सेल फट जाए, सेल ब्रस्ट हो जाए। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज ए डार्क कलर्ड स्फेरिकल और ओवल, ठीक है। इसकी जो दे रखे हैं कि डार्क कलर होता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल अंडे की तरह हो सकता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है नियर द सेंटर ऑफ द सेल, और सेल के सेंटर में होता है, जैसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज रिप्रोडक्शन। तो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है सेल की, ठीक है। तो यहाँ से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार की सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी या कैसे रिप्रोडक्शन होगा। द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन जो डीएनए मटेरियल होता है ना, डीएनए में प्रोटीन और जो डीएनए होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट करता है, उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब वो धागे की एक स्ट्रक्चर सा फॉर्म कर लेता है तो उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। यही क्रोमेटिन बाद में कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में, और ह्यूमन बॉडी में आपको पता है कि 46 नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के और 23 पेयर होते हैं। द क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास इंफॉर्मेशन होती है किसकी, इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस मतलब कि वो गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में या क्रोमोसोम्स में होती है। और यहाँ पे दे रखा है डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और जो मेन काम करती हैं डीएनए के अंदर, ठीक है, जिनके अंदर एक्चुअल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो उन कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है जीन्स। क्या होती है, जीन्स। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बैक्टीरिया, न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दो मेम्ब्रेन पाई जाती है जनरली, अगर हम एनिमल्स की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपकी उस सेल को सेपरेट करने का काम करती है, न्यूक्लियर प्लाज्म को रोकने का काम या कंट्रोल करने का काम करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल के कंटेंट को या साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया के अंदर ये देखा गया है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। इन्हें हम इसलिए प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना, मतलब स्टार्टिंग ये माना जाता है कि जब सेल्स फर्स्ट टाइम जब सेल आई थी तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपनी स्टेजेस को चेंज किया तो स्टेज चेंज करने के बाद पहले यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बने थे, ठीक है, पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म बने थे, फिर धीरे धीरे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और फिर वहाँ से और उन्होंने मॉडिफिकेशन करी, फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बन गए जिनमें हम भी आते हैं। तो इस तरह से ये माना जाता है। तो कैरियन होता है न्यूक्लियस और प्रो होता है प्रिमिटिव, पुराने टाइप का न्यूक्लियस आप इसे कह सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कॉल्ड यूकैरियोट्स। और जिन ऑर्गेनिज्म में सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स, जिनमें इंसान भी आते हैं। नेक्स्ट आपका ये टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखा रखा है कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, इनका साइज बहुत स्मॉल होता है सेल का, ठीक है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है इसकी जो लेंथ होती है, और एक माइक्रो या माइक्रोन हम इसे कह देते हैं। तो एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, ठीक है, ये है प्रोकैरियोट्स। यदि यूकैरियोट्स की बात करें तो इनका जो साइज होता है सेल का 5 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक होता है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है न्यूक्लियर रीजन। तो जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में वो वेल डिफाइंड नहीं होता, और वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिससे जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा वो नहीं पाया जाता, और इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन जो है वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड भी होता है। क्रोमोसोम्स की बात करें प्रोकैरियोट्स में तो एक ही पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज एब्सेंट होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, इस तरह की कुछ गोल्जी बॉडी, ये कुछ ऑर्गेनेज होती हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती लेकिन ये यूकैरियोट्स में पाई जाती है। एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसके प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल हैं। और यहाँ पे बात करें तो यूकैरियोट्स में फंजाई, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, ठीक है।